नमस्कार साथियों, आ गया हूँ लाइव फिर से एक बार आपके साथ। देखते हैं कितने साथी जुड़ रहे हैं। यस, का स्वागत है आप सभी का। अशोक बुरावट राय सर। अशोक नमस्कार। अशोक, आपका नमस्कार आ गया था, मेरे पास मैसेज डाला था आपने। कैलाश, यस। भवानी सिंह, स्वागत है आप सभी का। पवन शर्मा, अमित वाजलिया, देखिए कितने लोग जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, आज के इस लाइव में एक तो मैं क्षमा चाह रहा हूँ कि 2 दिन से मैं लाइव आ नहीं पाया था, और उसका कारण एक ये भी था कि मैं लॉकडाउन में थोड़ा सा ये सोच रहा था कि कुछ मैं आराम कर लूँ लगातार। पहले बहुत ज़्यादा आराम किया, फिर आप लोगों ने चलिए, तो कई सारे साथी जुड़ गए हैं, तो हम लोग आज की चर्चा शुरू करेंगे। मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाह रहा था। लॉकडाउन फर्स्ट डे है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कल देश को संबोधित किया, और दूसरा प्रश्न था 39, ह्यूरिस्टिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अभी हमने जो बात की ह्यूरिस्टिक विधि की, अगला प्रश्न भी ह्यूरिस्टिक विधि पर है। कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। यह अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। निश्चित तौर पर अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। मैंने आपको एक प्रश्न नोट्स के रूप में लिखाया भी था कि अगर ये प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी विधि अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का विकास करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो आप आंख बंद करके आंसर दीजिए ह्यूरिस्टिक विधि। बिल्कुल कथन सत्य है। निरीक्षण परीक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है, बिल्कुल होती है। निरीक्षण परीक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। सब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है, बिल्कुल है, ये मैंने अभी आपको कहा था। और है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की उत्तम विधि है। बच्चों, ये कथन गलत है। ह्यूरिस्टिक विधि को प्राथमिक स्तर के लिए श्रेष्ठ विधि नहीं माना जाता है। प्राथमिक स्तर पर बालकों में तर्क चिंतन क्षमता का उतना विकास नहीं होता है, तो उस क्षमता के अभाव में वो ह्यूरिस्टिक मेथड से काम करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए इसे उच्च प्राथमिक और उससे ऊंचे स्तर के लिए श्रेष्ठ विधि माना जाता है, जहाँ उस अवस्था के लिए बालकों के लिए जहाँ तर्क चिंतन का विकास हो चुका होता है। तो मैंने आपको जब ये विधि लिखाई थी 200 में मैंने आपको लिखा है, ये दोष है इसका, ये प्राथमिक स्तर के लिए छोटे बालकों के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो ये कथन ह्यूरिस्टिक के संबंध में ये कथन गलत था। डी इसका करेक्ट आंसर है। और प्रश्न नंबर 40, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों का संकलन तथा उनकी व्यवस्था करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन। एक परिभाषा थी, ये किसका कथन है, और ये प्रसिद्ध परिभाषा है मूल्यांकन के लिए। क्वालिन तथा हन की डेफिनेशन है ये। इसे डेफिनेशन को आपको एज इट इज़ याद कर लीजिए। और जो मेरे बाद के बैच हैं, उन बाद के बैचों में मैंने मूल्यांकन वाले अध्याय में ये परिभाषा लिखाई है। और बाद के बैचों से मुझे याद आ गया, मेरे कुछ जो शुरुआती बैच थे उत्कर्ष पे भी या दूसरी जगह, उन बच्चों ने कहा कि सर हमारे बैच में आपने काफ़ी सारा लिखाया, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि बाद के बैचों में आपको ज़्यादा लिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे शुरुआती जितने भी बैच थे उनमें मैंने पर्याप्त सब कुछ कराया है। हाँ, उसके बाद वाले बैच जितने भी आगे जो बैच चलते गए हैं, उन सभी बैचों में मोर देन बिफोर लिखाया गया है, ये मैं बिल्कुल। लेकिन आप उसका कारण सुनिए। उसका कारण भी तो आप ही हैं। उसका कारण आप बच्चे यूँ हैं कि जब मेरा सेशन चलता है, जब आपके कुछ नवीन प्रकार के प्रश्न जो आते हैं, वो नवीन प्रकार के प्रश्न, नवीन प्रकार की जिज्ञासाएं मुझे फिर ये विवश करती हैं कि मैं उन जिज्ञासाओं के जो उत्तर हैं उन्हें आगामी नोट्स में मैं आपको लिखाऊं। तो जो पूर्व के बच्चे हैं उनके लिए आज तक के जो नवीनतम वीडियो हैं वो उपलब्ध है। तो निश्चित तौर पर आपके बैच में लिखाया गया मैटर कंप्लीट है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा अधिक कुछ और परिष्कृत चर्चाएं वो आप देखेंगे। आप मेरे नवीनतम वीडियो को देखिए आप, और उन वीडियोस में जो एक्स्ट्रा मैटर जो बढ़ा है वो आप ही की वजह से बढ़ा है। और आप ये सोचिए, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं 15 अप्रैल है आज, अप्रैल के बाद में मई जून में जो कई
बैच लूँगा, जो कई बातें करूँगा, वो निश्चित तौर पर इनसे ज़्यादा वहाँ लिखेंगे, उनसे ज़्यादा आगे लिखेंगे। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। इसे आप एक बढ़ते क्रम में आप देखें, प्रत्येक अध्यापक, और ये मेरी स्थिति अकेले मेरी नहीं है, ये प्रत्येक अध्यापक के साथ होता है। प्रत्येक अध्यापक अगले बैच में पिछले बैच से कुछ ज़्यादा मेंशन कराता है, क्योंकि वहाँ बच्चों की जिज्ञासाएं निहित होती हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर निहित होते हैं। राम राम साहब, गोविंद सिंह फौजदार, स्वागत है आपका। चलिए अगला प्रश्न है। तो ये क्वालिन तथा हन की डेफिनेशन थी, इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 41 एक अध्यापक बालक की गणित विषय में सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्षमताओं को जानने के लिए मौखिक परीक्षण करता है। यह परीक्षण अवैध नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। देखिए ये वो खंड था जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले जब मैंने लाइव किया था तो मैंने आपको बोला था कि 1 पेज का मैटर है, जो आपके रीट में, सीटेट में कम से कम 1-2 प्रश्न लाता है। 1 पेज का मैटर, ये वही मैटर है। उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की विशेषताएं, तो ऐसा एक परीक्षण। अब आप देखिए, इसमें एक्चुअली अध्यापक को जांचना क्या था, बच्चे की सृजनात्मक रचनात्मक क्षमताएं उसको जाननी है एक अध्यापक को, और परीक्षण ले रहा है वो मौखिक। आप सोच के देखिए, क्या सिर्फ और सिर्फ मौखिक परीक्षण के द्वारा आप किसी बालक की सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमताओं का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकते हो? केवल मौखिक परीक्षण द्वारा सकते। आपको उससे कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड आपको काम कराने पड़ेंगे, आपको कुछ उससे लिखित कार्य आपको कराने पड़ेंगे। केवल मौखिक परीक्षण पर्याप्त नहीं है। और आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ऐसा परीक्षण उस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, जैसे यदि उस उद्देश्य का मापन वो शुद्धता सार्थकता के साथ नहीं कर पाता है तो वह मूल्यांकन वैध नहीं होता है। ये मूल्यांकन वैध नहीं है। आपको याद होगा, मैंने एग्जाम्पल आपको दिए थे। मुझे अगर किसी बच्चे के इस स्किल के बारे में जानना है कि उसकी संप्रेषण क्षमता कैसी है, और मैं बच्चे से ये बोलता हूँ कि तेरी संप्रेषण क्षमता जानने के लिए मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ तू एक निबंध लिख करके दिखा, तो वो निबंध व्यवधान के लिए क्षमा चाह रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ अभी आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। व्यवधान चल रहे हैं कुछ आज। मैं विशेष तौर पर मुझे आप देखें प्रश्न नंबर 46 और 50 पे सबसे ज़्यादा बच्चों ने मेरी जो आंसर की जो थी वहाँ टिप्पणियाँ डाली कि सर इनको री एक्सप्लेन कीजिए, इनको एक्सप्लेन कीजिए, इसमें ये विकल्प क्यों सी नहीं। उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। वो प्रश्न मुझे लगता है कि आपकी चर्चा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। मैं अगला प्रश्न आता हूँ, तो वो शिक्षण सामग्री का प्रश्न है। वृत्तचित्र जो है वो एक दृश्य सामग्री नहीं है, बाकी तीनों दृश्य सामग्रियाँ हैं। अगला प्रश्न है 44, प्राथमिक स्तर पर बालकों की गणितीय शिक्षण के दौरान व्यवहारिक उपकरणों का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्राइमरी लेवल पर जब आप बच्चों को कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं गणित का, और गणित के कॉन्सेप्ट डिलीवर में बेसिकली तो आप बच्चों को मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे आप परिचित कराते हो। बच्चों को ये फर्स्ट टाइम पता लगता है कि संख्याएं क्या हैं, कौन सी संख्याएं हैं, उनमें सम विषम क्या है, भाज्य अभाज्यता क्या है, या और दूसरे संप्रदाय क्लास 3rd में आकर के आप फर्स्ट टाइम भिन्नों को इंट्रोड्यूस करते हो। उनकी संक्रियाएं हैं, संख्याओं की चारों संक्रियाएं से आप योग, व्यवकलन, भाग, गुणन से आप परिचित कराते हो। तो कई सारा जो इंट्रोडक्शन जो है प्राइमरी लेवल पे जब बच्चों को दिया जाता है गणित में, तो प्रश्न ये है कि वहाँ पे आप कुछ व्यवहारिक उपकरणों का यदि आप प्रयोग करते हो तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बार आप विकल्प देखें। समस्याओं को हल करने में जो सहायता रहती है बिल्कुल सही है। मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ती है। व्यवहारिक उपकरणों का प्रयोग करते हो, निश्चित तौर पे ये भी एक फ़ायदा होता है। परीक्षा में प्रदर्शन बेहतर होता है, ये भी एक फ़ायदा है, ये भी बिल्कुल एक सही है। और द है मूल गणितीय संकल्पनाओं को बेहतर समझने में सहायता देती है, ये भी सही है। और चारों विकल्प सही हैं। मैंने कहा कि इसके चारों विकल्प सही हैं। चारों यानी कि ये गणितीय उपकरणों का जब आप सहायता लेंगे, व्यवहारिक उपकरणों का सहायता लेंगे संकल्पनाओं को समझाने में, ये चारों काम समानांतर होते हैं। तो आपको फिर मेरे कक्षा में कहा हुआ एक वाक्य याद आया होगा,
मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ मोर देन वन आंसर जो होते हैं वो टेक्निकली वो सही होते हैं, लेकिन आपको टिक करना होता है सर्वोत्तम विकल्प। तो इसके चारों विकल्प जो हैं वो उचित हैं, गलत नहीं है। ध्यान रखें, मैं बिल्कुल किसी विकल्प के लिए ये कह नहीं सकता हूँ कि ये गलत है, उचित है। लेकिन इन चारों में जब आप सर्वोत्तम रूप से जब आप एक टिक करोगे तो टिक होगा मूल गणितीय संकल्पना को बेहतर समझाने में सहायता देते हैं। आप किसी भी व्यवहारिक उपकरण का जो प्रयोग करते हो तो प्रयोग करने के पीछे आपका मंतव्य जो होता है वो मंतव्य ये होता है कि आप उस अवधारणा को बच्चों के सामने प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई कर पाओ, स्पष्ट कर पाओ, बच्चे उस अवधारणा को बिल्कुल सही रूप में समझ सकें। ये मूलभूत उद्देश्य होता है। बाकी के तीनों विकल्पों में जो तथ्य दिया, कथन दिया गया है, निश्चित तौर पर वो उसके बाई प्रोडक्ट कहे जा सकते हैं। बच्चों का प्रदर्शन परीक्षा में बेहतर होगा, बच्चे परिकलन की गति बच्चों की बढ़ेगी, समस्याओं के हल करने में बच्चों को सहायता रहेगी, ये बाई प्रोडक्ट है। लेकिन आपका जो मूल उद्देश्य है वो होता है संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझाने में। तो ये डी विकल्प जो है इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गणित विज्ञानों की रानी है और संख्या पद्धति गणित की रानी है। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है। शायद ये गणित विज्ञानों की रानी है, ये तो मैंने नवीन जो अभी जनवरी फरवरी की बेस थे वहाँ मैंने मेंशन कराया था। ये एक परिभाषा एक और नई है, इसे आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। आई हुई परिभाषा थी, ये शायद किसी टेट में आई थी, किसी स्टेट की, मैंने वहाँ से लिया है इसको। गॉस, डटन, फिशर, प्लेटो, गॉस की परिभाषा है।